कवकों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, आज का टॉपिक है ये। तो हम देखते हैं कवकों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो कृत्रिम संवर्ग फंजाई इम्परफेक्टाई या ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। तो इस वर्ग के सदस्यों को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के कवक संवर्गों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। लैंगिक जनन अर्थात क्या होता है कि दो विपरीत प्रकार के प्रभेद, दो समर्थ एक निश्चय केंद्रक या युग्मक जीवन चक्र की एक सुनिश्चित अवस्था में संलयित होते हैं। मतलब दो डिफरेंट स्ट्रेन के केंद्रक आपस में संयोजित होते हैं और ये जो लैंगिक संरचनाएं हैं जो युग्मक का निर्माण करती हैं, इनको गैमीटेंजिया कहते हैं। और ये जो कवकों की युग्मक धानियाँ होती हैं, इन गैमीटेंजिया ये प्रायः यूनिसेलुलर होती हैं और इनके आसपास एक स्टेराइल जैकेट की संरचना कुछ में पाई भी जा सकती है और कुछ में नहीं भी पाई जा सकती है। तो इस तरह के दो समर्थ निश्चय केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया लगभग 3 चरणों में पूर्ण होती है। मतलब जाइगोट बनने की जो क्रिया होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। मतलब दो विभिन्न स्ट्रैंड से जो केंद्रकों का संलयन हुआ वो इन 3 चरणों में प्रक्रिया पूर्ण होगी। पहला चरण है प्लाज्मोगेमी या कोशिका द्रव्य संलयन। तो इस प्रक्रिया के अंदर अगुणित केंद्रक युक्त दो समर्थ एवं निश्चय जीव द्रव्यकों का संलयन होता है। यहाँ दोनों विपरीत प्रभेद के कोशिका द्रव आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पर प्लाज्मोगेमी में कोशिका द्रव्य आपस में मिलेंगे, केंद्रक एक दूसरे के पास पहुँच जाएंगे। केंद्रकों का संलयन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ जीव द्रव्य का संलयन होगा। दूसरी स्टेप है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के अंतर्गत कोशिका द्रव संलयन के पश्चात जो केंद्रक एक दूसरे के नज़दीक आए हैं वो आपस में संयोजित होते हैं और द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैरियोगेमी। निम्न श्रेणी के कवक संवर्गों के सदस्य में कोशिका द्रव संलयन के तुरंत बाद ही केंद्रकों का संयोजन हो जाता है। लेकिन उच्च वर्गीय कवक प्रजाति जैसे एस्कोमाइसिटीज है, बैसिडियोमाइसिटीज के सदस्य हैं, इनमें ऐसा नहीं होता है। इनके अंदर दो विपरीत प्रभेद के जो केंद्रक हैं, जो कॉम्पेटिबल न्यूक्लियाई हैं, जो जोड़े से या युग्मों में व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब दोनों के केंद्रक एक ही फिलामेंट में एक ही माइसीलियम में आ जाएंगे और वहाँ पर संयुग्मन नहीं होगा और वो माइसीलियम में एक साथ रहेंगे। तो इस तरह के युग्मों को हम कहते हैं केंद्रक युग्म या डाइकैरियन कहते हैं। और उच्च वर्गीय कवकों के जीवन चक्र की यह अवस्था को हम डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं। और इसके कुछ समय के पश्चात इस फेज के पश्चात दोनों केंद्रकों का संयोजन होता है और परिणाम स्वरूप डिप्लॉइड न्यूक्लियस का द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। इसके बाद जो तीसरी स्टेप है इस जनन में वो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। तो इस अवस्था में जो द्विगुणित केंद्रक होता है अर्धसूत्री रूप से विभाजित होता है और इस प्रकार से जीवन चक्र की अवस्था वापस से अगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। कुछ निम्न वर्गीय सरल कवक प्रजातियों के अंदर जीवद्रव्य संलयन एवं केंद्रक संलयन के पश्चात तुरंत संपन्न होने के तुरंत बाद जो द्विगुणित जायगोट का विकास होता है, परंतु उच्च वर्गीय जो कवक प्रजाति होती है उनमें ऐसा नहीं होता है और उनके अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाती है। अब ये जो गैमेट्स का निर्माण होता है, इन गैमेट्स का निर्माण कुछ लैंगिक ऑर्गन में होता है या सेक्स ऑर्गन्स में होता है। तो इन लैंगिक अंगों को जो निम्नानुसार हैं। तो प्रजनन के लिए जो कवक प्रजातियों में विशेष प्रकार की लैंगिक संरचनाओं का निर्माण होता है, इनको हम गैमीटेंजिया कहते हैं। इनसे विशिष्ट प्रकार की लैंगिक सेल्स, जिनको हम गैमिट्स कहते हैं, का निर्माण होता है। और विभिन्न कवक प्रजातियों में लैंगिक संरचनाएं या तो विभेदित होगी या अविभेदित भी हो सकती हैं। इन लैंगिक संरचनाओं में नर या मादा का जो अविभेदित प्रकार की होंगी, नर मादा का विभेदन अलग अलग प्रकार से नहीं होगा या आकारीय दृष्टि से
इनमें विभेदन नहीं दिखाई देगा, तो ऐसी युग्मक धानियों को हम कहते हैं आइसोगेमिटेंजिया। और जहाँ पर नर और मादा युग्मक धानियों में सुस्पष्ट आकारिकी विभेदन दिखाई देता है, उनको हम कहते हैं हिटेरोगेमिटेंजिया। मतलब दो प्रकार की गेमिटेंजिया, एक टाइसोगेमिटेंजिया, दूसरी हिटेरोगेमिटेंजिया। जो हिटेरोगेमिटेंजिया होती हैं उनके अंदर नन जनन संरचना अलग होगी, और जिसको हम कहेंगे पूंधानी, और मादा जनन संरचना जो होगी उसको कहेंगे अंडधानी। अब इनके अंदर जो कंपेटेबिलिटी पाई जाती है वो किस तरह से होती है, तो विभिन्न प्रकार के संवर्गों के अंदर जो निषेच्यता लैंगिक जनन प्रक्रिया की जो एक कारक है उल्लेखनीय, यहाँ पर जो दो निषेच्य केंद्रक युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, और लैंगिक जनन तभी संभव होता है। यदि इस तरह से नहीं होता है तो यहाँ पर यदि दोनों अलग अलग लैंगिक संरचनाएं नहीं हुई, अलग अलग लैंगिक संरचनाओं से केंद्रक नहीं आए, तो वो सेल्फ स्टेराइल हो जाता है या सेल्फ स्टेराइल ही कहलाएगा। तो निषेच्यता के आधार पर, इस कॉम्पेटेबिलिटी के आधार पर हम इनको दो बड़े समूह में बांट सकते हैं। जैसे एक को कहते हैं समजालिक कवक होमोथैलिज्म, होमोथैलिक फंजाई, और दूसरे को कहते हैं हिटेरोथैलिक फंजाई या विषमजालिक कवक। समजालिक कवक के अंदर ऐसे कवक सदस्य जिनकी लैंगिकता की दृष्टि से प्रत्येक सुकाय सेल्फ स्टेराइल होता है। अर्थात क्या होगा सेल्फ स्टेराइल, अर्थात क्या होगा कि दोनों प्रभेद के जो निषेच्य केंद्रक हैं वो एक ही कवक जाल पर मौजूद होंगे। मतलब दोनों तरह के, दो विभिन्न प्रकार के नर और मादा की तरह काम करेंगे, तो एक ही कवक जाल के ऊपर दोनों तरह के केंद्रक मौजूद होंगे। तो लैंगिक जनन को संपन्न करने के लिए इनको किसी अन्य सुकाय की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही सुकाय पर दोनों केंद्रक हमको मिल जाते हैं। अब दूसरा जो होता है हिटेरोथैलिक फंजाई, तो इनके अंदर कवक सदस्य के कवक जाल के अंदर एक विभेद पे केवल एक ही प्रकार का, मतलब यदि एक विभेद नर केंद्रक की तरह कार्य करेगा और दूसरा मादा की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ पर लैंगिक जनन के लिए एक दो सुकाय की आवश्यकता होती है, कवक जाल या सुकाई की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कवक जाल को हम कहते हैं सेल्फ स्टेराइल। और कवकों में विषम जालिकता इनकी कारिकी या आकारिकी प्रारूपों में पाई जाती है। विषम जालिक थैलस को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक को बाइपोलर और दूसरा टेट्राप्लोरल। बाइपोलर मतलब द्विध्रुवीय, मतलब इसके अंदर जो संगम प्रारूप है, संगम प्रारूप जो दो प्रकार के संगम प्रारूप पाए जाते हैं, तो उनके अंदर एक को प्लस स्ट्रेन या माइनस स्ट्रेन कहेंगे, या स्मॉल ए और कैपिटल ए द्वारा इनको चिन्हित करेंगे। इनके निषेच्य कारकों की आनुवंशिक संरचना भी भिन्न होगी। यहाँ पर ये लैंगिक जनन केवल दो विपरीत प्रभेदों के बीच ही संपन्न होगा। टेट्रापोलर या चतुष्क ध्रुवी, इन कवक प्रजातियों में चार प्रकार के मैटिंग टाइप्स पाए जाएंगे, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी कहा जाता है इनको। इस प्रकार से हम इनको चिन्हित करते हैं। इनमें निषेच्यता का नियंत्रण दो युग्मों के, जैसे कि स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी कैपिटल बी द्वारा होता है। अतः यहाँ पर लैंगिक जनन उन दो प्रारूपों के बीच ही हो सकता है और जाइगोट का विकास संभव होता है। अब कवकों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं वो किस तरह से होते हैं। कवकों में विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन कवक प्रजातियों में लैंगिक जनन के अंतर्गत संलयित होने वाले युग्मकों की आकृति एवं उनकी गतिशीलता के आधार पर ये निम्न, मतलब जो युग्मक बनते हैं उनकी आकृति या फिर उनकी गतिशीलता के आधार पर हमको निम्न भागों में बांट सकते हैं, या निम्न प्रकार से इनमें जनन हो सकता है। जैसे आइसोगेमी, समयुग्मन, तो जब संलयित होने वाले युग्मक आकारिक, उन ऐसे युग्मक जिनकी आकारिकी संरचना एक समान हो, और ये समान आकारिकी वाले युग्मक गतिशील हो, मतलब इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता हो जिससे इनमें गतिशीलता होती है। जैसे सिनकाइट्रियम है, इसके अंदर नॉन मोटाइल होता है, या फिर पाइलोबोलस है। तो इनमें हो सकती संयुग्मन की जो क्रिया है वो द्विगुणित
संरचना ज़ाइगोस्पोर कहलाती है। इसके अंदर जो द्विगुणित संरचना बनती है वो ज़ाइगोस्पोर कहलाती है। और इस प्रकार का जो लैंगिक जनन है वो सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का माना जाता है। दूसरा प्रकार जो है वो असमयुग्मन या अनआइसोगैमी। तो इस प्रकार के लैंगिक जनन में संलयित होने वाले युग्मक आकारिकी दृष्टि से असमान होंगे। पहले वाले में हमने देखा था आकारीय दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन ये आकारिकी दृष्टि से असमान होते हैं लेकिन गतिशील होते हैं। छोटे युग्मक को हम कहते हैं माइक्रोगैमिट, और जो आकृति में छोटा होगा, और आकृति में बड़े युग्मक को हम कहेंगे मैक्रोगैमिट या मेगागैमिट। इनके अंदर जो संयुग्मन की तुलना से इनके अंदर इस प्रकार का लैंगिक जनन अपेक्षाकृत संयुग्मन की तुलना से ये एडवांस टाइप का होता है। इसके बाद आते हैं ऊगैमी। इस प्रकार की प्रक्रिया में संलयित होने वाले दो विपरीत प्रभेदों के युग्मक में से एक युग्मक तो आकृति एवं परिमाप में छोटा होगा और गतिशील होता है, और जिसे हम नर युग्मक कहते हैं या एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, जिनका निर्माण एंथीरिडिया के अंतर्गत होता है। और इसके विपरीत दूसरे प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो बड़े होते हैं, गोल होते हैं और अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और इसको हम एग कहते हैं, और जिसका निर्माण ऊगोनिया के अंदर होता है। इस प्रकार दोनों युग्मकों के संलयन के परिणाम स्वरूप जो निर्मित संरचना होगी उसको हम कहेंगे ऊस्फियर या निषिक्तांड। और इस प्रकार ये सबसे एडवांस टाइप का लैंगिक जनन होता है कवकों के अंदर, और ये वाला लैंगिक जनन अल्बुगों के अंदर पाया जाता है। अब कवक में लैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो कितने तरह की हो सकती हैं। तो पहला है चलयुग्मी मैथुन। तो चलयुग्मी संयुग्मन, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो गैमिट्स बनते हैं वो नेकेड होते हैं, और मतलब अनावृत होते हैं और गतिशील होते हैं। दोनों गैमेट्स अनावृत होंगे और गतिशील होंगे, जैसा कि आप चित्र ए में देख सकते हो। चित्र ए के अंदर ये दोनों गैमेट जो है इनके अंदर फ्लैजेला पाया जा रहा है, जिसके कारण ये गति करते हैं। ऐसे युग्मकों को हम कहते हैं प्लेनोगैमिट। और इनके जो मैथुन की क्रिया इनके अंदर पाई जाती है, जो इनमें केंद्रक संलयन की प्रक्रिया होती है, वो एनाइसोगेमस या आइसोगेमस प्रकार की भी हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्लेनोगैमिट कॉपुलेशन। दूसरा जो होता है गैमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया में युग्मक गतिहीन या अचल होते हैं, और एंथीरिडिया से ऊगोनिया में नर केंद्रक का स्थानांतरण होता है। मतलब जो एंथीरिडियम होता है वहाँ से ऊगोनिया में नर केंद्रक का स्थानांतरण होगा एक ट्यूब के द्वारा। तो इस विधि के अंदर ये जो गैमिट्स होते हैं वो गतिहीन होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो चित्र डी के अंदर कि ये जो नीचे है ये ऊगोनिया है और ऊपर की तरफ एंथीरिडियम है, और एक ट्यूब के द्वारा एंथीरिडिया का जो न्यूक्लियस है वो ऊगोनिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो विधि है ये अल्बुगों में पाई जाती है। फिर गैमिटेंशियल कॉपुलेशन। तो इस गैमिटेंशियल कॉपुलेशन में भाग लेने वाले युग्मक जो होते हैं ये सभी नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं, और आपस में संलयित होने वाली दोनों गैमिटेंजिया की जो संपर्क भित्ति है वो गल जाती है, और इस तरह से केंद्रक आपस में संयोजित हो जाते हैं। ये जैसे कि म्यूकर के अंदर पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम जो स्पर्मेटाइजेशन या अचल पुमणु युग्मन। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसके अंदर प्रगतिशील कवक प्रजातियों में इस प्रकार का संयुग्मन पाया जाता है, जैसे कि पक्सीनिया है। इसके अंदर नर युग्मक छोटे और अचल होते हैं और एक केंद्रकीय होते हैं। बीजाणु के समान संरचना होती है उनकी, और इनको हम कहते हैं स्पर्मेशिया। और ये विशेष प्रकार की संरचना अचल पुमणुधर स्पर्मेशियोफोर पर एक्सोजिनस रूप से उत्पन्न होते हैं। जल, वायु या कीटों के द्वारा ये रिसेप्टिव हाइफा पर पहुंचते हैं। मतलब ये स्वयं चलकर वहाँ नहीं जाते, मोटाइल नहीं होते हैं, ये इनमें गति नहीं होती है। इसके कारण से ये वायु या जल या कीटों के संपर्क में आकर रिसेप्टिव हाइफा यानी कि जो मादा अंग है
लैंगिक अंग है उसकी हाइफी रिसेप्टिव हाइफी पर पहुंचते हैं और वहाँ पर संपर्क स्थल पर इनकी दीवार गल जाती है, उभयनिष्ठ भित्ति गल जाती है और पुंगनों की जो यहाँ पर कोशिका द्रव संलयन होगा और कोशिका द्रव संलयन के द्वारा फिर ये कवक सूत्र में इनका केंद्र पहुंच जाता है। इसके बाद आते हैं अगला जो है वो सोमेटोगेमी। ये इस प्रकार की जो सोमेटोगेमी की क्रिया है ये बैसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में हमको दिखाई दे सकती है। इनके अंदर लैंगिक संरचनाओं का निर्माण नहीं होता है, मतलब लैंगिक संरचनाओं का निर्माण नहीं होगा, यानी एंथीरिडिया, ओगोनिया, स्पर्मेशिया इस तरह की संरचनाओं का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पर दो विपरीत प्रभेद के कवक सूत्र इनकी कायिक संरचनाएं या बीजाणु आपस में संयोजन करते हैं। फिर जो ये 5 तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोमेटोगेमी वाली क्रिया है, कायिक संयुग्मन जो चित्र जी है उसके अंदर हमको चित्र जी के अंदर दिखाई दे रही है। इसके बाद आते हैं कि जो फ्रूटिफिकेशन की क्रिया होती है, मतलब लैंगिक फलनकाय का निर्माण, कुछ कवकों के अंदर लैंगिक जनन के समय लैंगिक फलनकाय का निर्माण हो जाता है। कवक प्रजातियों में लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की फलनकाय संरचनाओं का विकास हो जाता है। ये जो फलनकाय संरचनाएं हैं वो इस प्रकार से हो सकती हैं। ऊस्फियर, तो यह संरचना हमको ऊस्फियर की संरचना ओमाइसिटीज के सदस्यों में देखने को मिलती है और ये ऊगेमस प्रकार के जनन होता है और इनके अंदर जो निषिक्तांड का निर्माण होता है दो विभिन्न प्रकार के एंथीरिडिया और ऊगोनिया के मिलने से। जाइगोस्पोर प्रकार की संरचना दूसरा जो टाइप है कि यह द्विगुणित संरचना जो है वो जाइगोमाइसिटीज के सदस्यों में पाई जाती है, जैसे म्यूकर है। इनके अंदर दो विपरीत प्रभेद की युग्मक धानियाँ आपस में मिलती हैं और युग्माणु का निर्माण करती है। जो तीसरे प्रकार की है वो एस्कोकार्प कहलाती है। विभिन्न प्रकार की आकृति एवं परिमाप में इन फलन संरचनाओं का निर्माण एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में होता है और आकृति और संरचना के आधार पर ये फलनकाय हमको फिर 4 तरह के दिखाई देते हैं जो एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में जो पाई जाती है एस्कोकार्प वो। पहला है क्लिस्टोथीसियम। ये फलनकाय संरचना गोलाकार होती है और पूरी तरह से बंद होती है और यहाँ पर एस्कोकार्प या फलनकाय भित्ति पूरी तरह से गल जाने के बाद ही एस्को बीजाणु मुक्त होते हैं और इस प्रकार की संरचना हमको फाइलेक्टीनिया के अंदर दिखाई देती है। पैरिथीसियम, इस प्रकार के एस्कोकार्प की संरचना फ्लास्क के समान की आकृति प्रदर्शित करती है और ऊपर की ओर एक ऑस्ट्यूल के द्वारा ये बाहर खुलते हैं। ये ऑस्ट्यूल ये जो छिद्र, इसे छिद्र या ऑस्ट्यूल कहते हैं। पैरिथीसियम की आंतरिक सतह पर एसआई बीजाणुधारी संरचनाएं पाई जाती हैं। फलनकाय की भित्ति का निर्माण एस्कोगोनियम जिसको कि हम मादा जनन संरचना कहते हैं, एस्कोगोनियम के चारों ओर उपस्थित कवक सूत्रों के द्वारा निर्मित संरचनाओं से होता है। मतलब जो ये पैरिथीसियम बनता है वो एस्कोगोनियम के चारों ओर जो स्टेराइल हाइफी होते हैं उनके द्वारा इन संरचनाओं इस पैरिथीसियम का फ्लास्कनुमा आकृति का निर्माण होता है। एपोथीसियम, इस प्रकार की फलनकाय एस्कोमाइसिटीज समूह के डिस्कोमाइसिटीज सदस्य पेजाइजा के अंदर पाई जाती है और इनकी आकृति एक खुली प्याली या तश्तरी के समान होती है। इसके बाद जो लास्ट है वो है स्यूडोथीसियम। इस प्रकार के एस्कोकार्प सतही तौर पर देखने में तो हमको पैराथीसियम के समान दिखाई देते हैं, लेकिन इनके विकास की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतया भिन्न होती है। इनमें कवक जाल के कायिक ऊतक की एक गद्दी बनती है और इस गद्दी को हम कहते हैं स्ट्रोमा और इस स्ट्रोमा के भीतर अनेक प्रकार की कैविटीज़ बनती हैं और इन कैविटीज़ के अंदर एस्काई का निर्माण होता है। यहाँ पर एस्कोकार्प की भित्ति का निर्माण बाह्य ऊतक या कवक सूत्रों के द्वारा होता है, एस्कोगोनियम के सूत्रों के द्वारा नहीं होता है। ये तो लैंगिक जनन हो गया, लेकिन अब आते हैं हम कि जिन फंजाई के अंदर, जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की फंजाई के अंदर या ड्यूटेरोमाइसिटीज़ ग्रुप के अंदर आने वाली फंजाई में लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, तब
अब ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा अपने सेक्सुअल साइकिल को संपन्न करते हैं, ऐसा कवक वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा बताया है। और पोंटे कार्वो नाम के साइंटिस्ट ने 1954 में कवक प्रजातियों में पाई जाने वाली आनुवांशिक पुनर्योजन प्रक्रिया को जो लैंगिक साइकिल है उसके बिना संपन्न होती है, ऐसा कहा है। और लैंगिक साइकिल के बिना ही जो साइकिल संपन्न होती है उसको उन्होंने कहा है पैरासेक्सुअलिटी। मतलब इन जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर पाई जाती हैं, जो मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए एक प्रकार की साइकिल चलती है, और या एक प्रकार की इनमें जो सेक्सुअलिटी पाई जाती है उसको हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। और ये पैरासेक्सुअलिटी हमको सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की फंजाई में और कुछ एस्कोमाइसिटीज़ के कुछ सदस्य जैसे कॉक्लियोबोलस सैटिवस और बेसिडियोमाइसिटीज़ वर्ग के कुछ सदस्य जैसे ऑस्ट्रेलिगो मैडिस, इनमें पैरासेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है या पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। धन्यवाद।